आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर और साइंस में सिक्स्थ चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑलमोस्ट सिलेबस के आधे पे पहुंच चुके हैं साइंस में, ठीक है, और सिलेबस के लगभग आधा हम लोग मैथ में भी खत्म कर चुके हैं। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में सबसे पहले आई के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। पूरा आई के बारे में पढ़ने के बाद फिर लेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जिसको हम लोग नाम देते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। उस लेंस के बारे में पढ़ने के बाद विजन में डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है, मतलब कि देखने में जो परेशानी होता है, डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है। देखने में जो लोगों को परेशानी हो रहा है, ठीक है, वो 3 प्रकार के होते हैं। चौथा प्रकार भी एक और होता है, तो उनके बारे में पढ़ना है। डिफेक्ट कैसे ठीक किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें लगभग सब चीज जितना पढ़ोगे लगभग इंपॉर्टेंट और इक्वली इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ो, पावर ऑफ एकोमोडेशन थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो भी ये जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इन 9 पार्ट, हेलो, जो ये लेवलिंग किया गया है 9 पार्ट, ये 9 पार्ट के बारे में से, इन 9 पार्ट में से 2 या फिर 3 या फिर 1, किसी भी एक पार्ट का 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पुपिल क्या करता है, आइरिस क्या करता है, लेंस क्या करता है, ऐसा कुछ करके, समझ गए। तो 9 में से कोई एक पूछ लिया जाए। उसके बाद फिर जब डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ेंगे तो वो 3 मार्क्स का सवाल आ जाएगा वहां से कि किसी आदमी को दूर वाला वस्तु नहीं दिख रहा है, तो फिर उसका रे डायग्राम बनाओ, उसको ठीक कैसे करोगे उसका रे डायग्राम बनाओ, ठीक है, ऐसे ऐसे कर कर। उसके बाद फिर आता है कुछ फेनोमेना, मतलब रिफ्रैक्शन के वजह से क्या क्या फेनोमेना हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है। जैसे स्टार्स ट्विंकल क्यों कर रहे हैं, स्टार्स ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, ठीक है। सनराइज जो हम लोग देखते हैं और सनसेट जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो वो अर्ली सनराइज और डिले सनसेट होता है। असल में हम जब सनराइज देख रहे होते हैं वो हम लोग थोड़ा सा पहले ही देख लेते हैं, और जो सनसेट देख रहे होते हैं उसमें थोड़ा लेट देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें भी हम लोग जानने वाले हैं। रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब चीज जानेंगे। ये डेंजर का साइन रेड कलर का क्यों होता है, स्कूल बस का कलर येलो कलर का क्यों होता है, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो लास्ट में जो बोल रहे थे फेनोमेना, उस फेनोमेना से 2 नंबर का सवाल आता है, ठीक है। उन सारे फेनोमेना से में से कोई भी एक फेनोमेना या तो 2 नंबर का सवाल आएगा, नहीं तो 1-1 नंबर का 2 सवाल आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। और उसका ये डायग्राम जो कि काफी मेहनत भरा डायग्राम हमारा है, ठीक है। हाँ? क्या डायग्राम? नहीं, डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा। ये हुआ कॉर्निया, इसका ऊपर का जो पार्ट है उसको स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा जानते हो क्या होता है? आउटर, ये व्हाइटिश कलर का जो आंख के ऊपर ऊपर दिख रहा, ये व्हाइट कलर का दिख रहा है जी, है ना, उसी को हम लोग एक स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है। कॉर्निया ये वाला पार्ट हो गया, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये पूरा क्या बोलते हैं तुम्हारा स्क्लेरा ही भरा हुआ रहता है। ये जो लाइनिंग दिख रहा है और ये व्हाइट कलर का पूरा यहां से यहां तक भरा हुआ होगा, ठीक है, उसको भी स्क्लेरा बोलते हैं, जो कि एनसीईआरटी उसको डिपिक्ट नहीं किया है, ठीक है। एनसीईआरटी यही 9 चीजों के बारे में हम लोग को बताया है, उन 9 चीजों के बारे में हम लोग पूरा पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर एक वर्ड भी, अगर कोई एक टर्म भी इसके अलावा लिखा हुआ एनसीईआरटी में है, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ डिपिक्ट कर देता या फिर एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं उसमें एक वर्ड भी लिख देता है स्क्लेरा, मतलब उसके बारे में तुमको पढ़ना है, ठीक है, ऐसा है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कॉर्निया से। हेलो, शुरुआत करते हैं हम लोग कॉर्निया से। कॉर्निया भी एक रिफ्रैक्टिव लेयर है। कॉर्निया जो है वो एक रिफ्रैक्टिव लेयर है। वो 70 to 75% ऑफ द लाइट रेज जो वो रिफ्रैक्ट वही कर रहा होता है, ठीक है। और तुम्हारा जो तुम लोग जानते हो कि सिर्फ और सिर्फ लेंस रिफ्रैक्ट कर रहा होता है। रिफ्रैक्ट से समझ में आ रहा है, हम लोग लाइट में रिफ्रैक्शन जैसा चीज कुछ पढ़े हैं जी, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट को बेंड करने की जो क्षमता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जो प्रोसेस है बेंडिंग ऑफ लाइट का उसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे हम लोग
ये एक ग्लास में पानी भरा हुआ एक ग्लास में अगर जो पेंसिल रखते हैं तो पेंसिल जो पूरा सीधा नहीं दिखता, थोड़ा सा टेढ़ा होकर दिखता दिखता है। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस फेनोमेना जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। लाइट रेज बेंड होता है, तो रिफ्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो सबसे पहला कौन कर रहा होगा, कॉर्निया। लेकिन हम लोग को इस सब के बारे में कुछ भी बात नहीं करना है, जो जो हम यहाँ पे लिखवाएंगे बस उतना ही याद कर लेना है, उतना ही रट लेना, उतना ही एग्जाम में भी लिखना है, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो 70 to 75%, 80% तक भी ऑन एन एवरेज के बारे में बात किया जाता है कि कॉर्निया उतना लाइट रेज को रिफ्रैक्ट कर करके दे देता है। ठीक है, इसके बाद फिर आता है तुम्हारे पास, इसके बाद कौन है, प्यूपिल। प्यूपिल जो है, तुम ऐसा जो आंख तुम्हारा ये इसके बीच में एक राउंड सा स्ट्रक्चर है जी, है राउंड सा स्ट्रक्चर, और इसके बीच में एक और राउंड सा स्ट्रक्चर है। इस जगह को हम लोग एक्सक्लेरा बोल रहे थे। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट इसके ऊपर लगा हुआ है, ये क्या बोलते हैं तुम्हारा, एक स्ट्रक्चर जो ट्रांसपेरेंट है पूरा इसके ऊपर, इसी चीज को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। जो ट्रांसपेरेंट लेयर है, ठीक है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया। और उस ट्रांसपेरेंट लेयर के अंदर कौन होता है, स्क्लेरा। अच्छा, ये चीज तुम्हारा क्या है, ये वाला चीज जो है ये तुम्हारा हो गया पुपिल। ये क्या हो गया जी, पुपिल। और ये हो गया तुम्हारा आइरिस। ये क्या हो गया, आइरिस। आइरिस एक होल होता है। आइरिस क्या होता है, उल्टा लिख दिए, आइरिस बाहर पुपिल अंदर। ठीक है, हाँ, ये हो गया राउंड सा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ब्लैक कलर का, कितने लोगों का ब्राउन होता है। ठीक है, ब्लू कलर का भी होता है, देखो ब्लू, ग्रीन कलर का भी होता है। ब्लू कलर देखे हो, करिश्मा कपूर का, हाँ, और भी बहुत लोगों का। ग्रीन कलर का भी होता है ये। ठीक है, हाँ, तो ये जो बाहर का ये जो गोला है, इस गोले को हम लोग क्या बोलते हैं जी, आइरिस। हाँ, वो सब जीन के वजह से होता है। ठीक है, जीन जीन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स। अगला चैप्टर में हम लोग थोड़ा बहुत जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसमें भी ये बात नहीं करेंगे कि क्यों हो जाता है। ठीक है, ये भले बात कर लेंगे कि डोमिनेंट और रिसेसिव जैसी चीजें होती हैं। ठीक है, जो ऐसा समझो कि माता और पिता में वो सारा जो कैरेक्टर्स है, उन कैरेक्टर्स में जो हावी कैरेक्टर होगा, ठीक है, उसको डोमिनेंट बोलेंगे। उसके वजह से आई का जो कलर है, या हेयर का कलर है, हेयर का टेक्सचर है, ठीक है, स्किन कलर है, ईयर लोब है, ठीक है, ब्लड ग्रुप है, ये सब डिपेंड करता है। वो सब छोड़ देते हैं अभी। ये बाहर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको क्या बोल दिए जी, पुपिल। ये मस्कुलर होता है। ये क्या होता है, मस्कुलर होता है। मस्कुलर मतलब, अच्छा, जितना भी हम लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पढ़ रहे थे चीजें, तो उसमें हमारा जो हाथ हट रहा है या पैर चल रहा है वो किसके वजह से हो रहा था, मस्कुलर टिश्यू के वजह से हो रहा था। ठीक है, उसी तरह से कितना लाइट रेज इसके अंदर जाएगा वो कौन देखने वाला होगा, प्यूपिल देखने वाला होगा। वहां पर एक छोटा सा बात बताए थे कि जब तुम ब्राइट लाइट में चले जाते हो, जब ब्राइट लाइट में चले जाते हो तो ये जो बीच का जो छेद है, बीच का जो छेद है वो छोटा हो जाता है। पुपिल एक्चुअली क्या है यहाँ पे, होल। पता नहीं एक पर गलती बोल दी है क्या। आइरिस जो है वो मसल है। आइरिस क्या है जी, मसल, बाहर का चीज मसल है। पुपिल जो है वो होल है। यही होल को बड़ा और छोटा किया जाता है जब ब्राइट लाइट में जाते हैं। इसके पास एक रिसेप्टर होगा, उस रिसेप्टर का नाम क्या है जी, फोटो रिसेप्टर। कैसा रिसेप्टर है इसके पास, फोटो रिसेप्टर, लाइट रेस को सेंस करने वाला रिसेप्टर। जैसे ही देखता है बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है तो हम लोग को उतना ज्यादा लाइट का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कम लाइट भी अगर जो मिलेगा तो हम लोग मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो उसके वजह से ये जो पुपिल है, जो होल है हमारे आंख में बीच में, ठीक है, उसको छोटा कर देता है। कौन छोटा करेगा, तो ये आइरिस। कौन छोटा करेगा, आइरिस। आइरिस एक मसल सेल है, मस्कुलर इसके पास टिश्यू है। ठीक है, इसी के वजह से पुपिल का साइज बड़ा और छोटा होगा।
ब्राइट लाइट में पुपिल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा, और डार्क लाइट में, मतलब जहां डार्क प्लेस है वहां पर पुपिल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। बड़ा इसलिए होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज इंटर करे हमारे आंख में, ताकि हम लोग चीजों को सेंस कर पाए, चीजों को देख पाए। ठीक है, तो ये सब काम कौन कर रहा होगा, आइरिस। पुपिल जो है वो टोटली डिपेंड किस पे होता है, आइरिस पे होता है। पुपिल का साइज छोटा और बड़ा हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कितना लाइट रेज अंदर इंटर करेगा। ठीक है क्या। इसके बाद यहां पर भरा हुआ रहता है एक फ्लूइड, उस फ्लूइड का नाम है एक्वस ह्यूमर। यहां पर जो फ्लूइड भरा हुआ है उस फ्लूइड का नाम क्या है जी, एक्वस ह्यूमर। ये एक्वस ह्यूमर और ये विट्रस ह्यूमर, ये दोनों जो है वो प्रेशर मैनेज करके, और आई का शेप होता है स्फेरिकल। आई का शेप कैसा होता है, उस स्फेरिकल शेप को मैनेज करके रखता है कौन, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। ठीक है, इसके बाद आ गया तुम्हारा कौन सा बचा, इधर गया जी, सिलियरी मसल्स ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। जैसे आइरिस और पुपिल दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करता है, वैसे ही सिलियरी मसल और आई लेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। आई लेंस कभी मोटा हो जाता है तो कभी पतला भी हो जाता है, और ये मोटा और पतला करने वाला फिर से एक मसल है, उस मसल का नाम क्या है जी, सिलियरी मसल। ठीक है, अब ये मोटा और पतला क्यों होता है सर, अगर हम लोगों को पास का चीज देखना है या बहुत छोटा छोटा चीज पढ़ना होता है तो तुम देखते हो आंख पर जोर पड़ता है। ठीक है, पूरा अगर जो आंख को सिकुड़ा लेते हो, अगर बहुत छोटा सा लिखा हुआ है तो क्या तुम नॉर्मल जैसे दूर का चीज देखते हो आंख को कर करके, वैसे ही बहुत छोटा चीज को तुम देख पाओगे नहीं। तुम आंख को क्या करते हो जी, सिकुड़ाते हो, ऐसे करते हो, छोटा एकदम कर लेते हो आंख को। ठीक है, वहां पर होता क्या है, ये आई लेंस मोटा हो जाता है। आई लेंस क्या हो जाता है, मोटा। आई लेंस मोटा करने वाला कौन है, तो इसके ऊपर देखो एक वो मसल लगा हुआ है, यहां भी और यहां भी, जो ऐसे ऐसे करके हम दिखाएं। कलर उसको नहीं किए, कलर भी तुम कर सकते हो। ये देखो इसको ऐसे, इस मसल का नाम क्या है, सिलियरी मसल। ये सिलियरी मसल जब अपने आप को खींचता है, ये सिलियरी मसल जो इधर इधर चिपका हुआ है, और बीच में मानो ये मेरा सिर जो है वो लेंस है, और इधर से इधर जो है सिलियरी मसल लगा। सिलियरी मसल ऐसे करके खींचता है जब, ठीक है, तो लेंस जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेंस छोटा होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। लेंस छोटा होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो नजदीक का चीज देख लेगा आसानी से। ठीक है, और जब दूर का चीज देखना होता है सिलियरी मसल रिलैक्स रहता है। सिलियरी मसल रिलैक्स रहता है जिसकी वजह से लेंथ अपना नॉर्मल रहता है, थिन रहता है। लेंस थिन मतलब पतला, पतला रहता है, और जिसकी वजह से हम लोग को दूर का चीज मतलब इंफिनिटी का जो भी चीज है वो आसानी से दिखता है। उसका जो रेज है इसके ऊपर पड़ेगा ना, तो ये किसके ऊपर देता है ले जा करके, रेटिना के ऊपर। ये किसके ऊपर लाइट रेज को बेंड कर देगा, रेटिना के ऊपर। रेटिना के पास इन्वर्टेड इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। अच्छा याद हो तो रियल और इन्वर्टेड इमेज कैसा लेंस बना रहा था, कौन सा लेंस बनाता था, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बनाता था जी, कॉन्वेक्स लेंस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता था। मतलब ये लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इसके बाद और क्या चीज है, हाँ इस लेंस को, हेलो, इस लेंस को हम लोग क्रिस्टलाइन लेंस क्यों बोलते हैं। ठीक है, इस लेंस को क्रिस्टलाइन लेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लेंस एक स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ है। हेलो, ये लेंस एक स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ, उस स्पेशल प्रोटीन का नाम है क्रिस्टलीन प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम क्या है, क्रिस्टलीन प्रोटीन। उस प्रोटीन के वजह से ही ये लेंस अपना शेप साइज जो है वो चेंज कर सकता है। उसी प्रोटीन के वजह से, उस प्रोटीन में वो वो एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है जिसके वजह से आई लेंस का शेप जो है वो चेंज होता है। ठीक है, उसका थिकनेस जो है वो चेंज होता है। इसके बाद तुम्हारा कौन आ गया, रेटिना। रेटिना क्या है, एक स्क्रीन है। एक्चुअल जो यहाँ पे रेटिना है, एनसीईआरटी का बुक में जो रेटिना बनाया हुआ वो गलत तरीके से बना हुआ रहता है। रेटिना यहाँ से देखो अलग से, यहाँ से निकल करके
यहाँ से ऐसे अलग से निकलता है, ऐसे करके रेटिना रहता है। ठीक है, हम लोग जिसको अभी रेटिना दिखा रहे हैं उसका कुछ और नाम है। ठीक है, हम लोग जिसको अभी रेटिना दिखा रहे हैं उसका कुछ और नाम। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 तरह का जो ये स्ट्रक्चर चल रहा है, इसके बाद एक और स्ट्रक्चर आएगा चौथा, उसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर का अलग अलग नाम। ठीक है, एक स्ट्रक्चर तो देखो यही जा रहा है, ये वाला, ये क्या है तुम्हारा स्क्लेरा। ये क्या है? स्क्लेरा। देखो यहाँ पे बताए है ना, ये लाइनिंग और ये बीच का जो स्पेस है उसको स्क्लेरा बोलते हैं। रहने देते हैं ये सब चीजें अभी। हाँ, रेटिना क्या है जी? स्क्रीन है, एक ऐसा स्क्रीन जो लेंस का रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनवाता है अपने ऊपर। ठीक है, इसके बाद एक चीज और बच गया है, ऑप्टिक नर्व। क्या जितना भी लाइट रेज आ रहा है उन लाइट रेज के वजह से इमेज बन रहा है, कहां पे? रेटिना पे, वो भी रियल एंड इन्वर्टेड। क्या उन इमेज का सिग्नल जब तक ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम लोग को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। और ब्रेन तक सिग्नल ले जाने का काम कौन करता है? न्यूरॉन्स। कौन काम करता है जी? न्यूरॉन्स। ठीक है, इसीलिए यहां पर तुम्हारे पास एक नर्व सेल है और उस नर्व सेल का नाम क्या है? ऑप्टिक नर्व। उस नर्व सेल का नाम क्या है? ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व जो है ये सिग्नल को, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना करके और कहां तक भेज देगा? ब्रेन तक भेज देगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ साथ जो दो न्यूरॉन्स के बीच में जगह होता है उसका नाम क्या है? पहले ये पूछ लेते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच का जगह को क्या बोलते हैं आशीष? साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। तो उसके बीच में एक केमिकल रहता है, उस केमिकल का नाम क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर। लास्ट वाला पार्ट में भी न्यूरो ट्रांसमीटर रहता है। न्यूरॉन्स का जो लास्ट पार्ट रहता है उसके गोल गोल जो स्ट्रक्चर बनाए थे एकदम ऊपर ऊपर ऐसे, उसमें क्या रहता है? न्यूरो ट्रांसमीटर। वो न्यूरो ट्रांसमीटर उस साइनेप्स के बीच में जाता है। ठीक है, वहीं पर एक छोटा सा जो दूरी रहता है साइनेप्स में ही केमिकल मैसेज ट्रांसमिट होता है। बाकी जगह कैसा मैसेज आ रहा होता है? इलेक्ट्रिकल मैसेज आ रहा होता है। थोड़ा सा रिवाइज बस उसको करवाए हैं तो। हाँ, केमिकल मैसेंजर का नाम बताओगे ना, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, तुमको जब कंफ्यूजन ऐसा लगे ना कि केमिकल मैसेंजर बोले कि उसके जगह नाम बोले तो दोनों बोल दो, किसी एक को ब्रैकेट में लिख करके। समझ गए? हाँ, जहां कहीं भी ऐसा कंफ्यूजन होता है साइंस में कि ये लिखें कि ये लिखें, दोनों लिख दो और एक को ब्रैकेट में डाल दो। जैसे कुछ दिन पहले जब लाइट का टेस्ट हुआ था तो तुम सही लिखे थे, शायद इतना मीटर अबे या फिर क्या चीज तो लिखा था, जिसके वजह से हम बोले थे कि नहीं इसके बारे में बताओ कि सेंटर पे बन रहा है या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है या बिहाइंड सी बन रहा है, ऐसा कुछ करके। तो ये दोनों लिख दो, एगो को ब्रैकेट में कर दो। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो कि दोनों में से क्या लिखें तो। क्या ये पूरा चीज दिमाग में गया है अमन? पूरा चीज चला गया दिमाग में? सबसे बाहर का जो व्हाइटिश स्ट्रक्चर है हमारे आंख में वो क्या है? स्क्लेरा। उसका काम क्या है जी? तो जो एक्स्ट्रा रेज है, डस्ट है, ठीक है, ये सब चीज को बचाने का काम कौन कर रहा होगा? स्क्लेरा कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हारा कॉर्निया है। कॉर्निया भी बैक्टीरिया वगैरह से बचाता है। कॉर्निया जो है बैक्टीरिया वगैरह से बचाता है। अल्ट्रावायलेट रेज से भी हम लोग को कॉर्निया बचा लेता है। ठीक है, और ये 70 to 75% लाइट रेज को बेंड कर देता है। कौन? कॉर्निया। इसके बाद फिर आ गया तुम्हारा आइरिस, ये एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर भी प्रेशर मैनेज कर रहा होता है, प्रेशर मैनेज करता है। विट्रस ह्यूमर भी फ्लूइड है। फ्लूइड का काम क्या है जी? इसका काम है ना कि इसके ऊपर प्रेशर दे करके, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर जो वो स्फेरिकल बना करके रखे। ठीक है, जैसे कि अगर एक मतलब कि फ्लेक्सिबल अगर कोई पॉलीथीन है, ठीक है, उसमें जब तुम पानी डालते हो तो अपने आप को कौन सा शेप ले लेता है? स्फेरिकल शेप ले लेता है कि नहीं ले लेता? बस तो वही काम कर रहा होता है विट्रस ह्यूमर। उसके बाद फिर पुपिल और आइरिस था। पुपिल क्या है जी? तो एक छेद है, बीच का छोटा सा होल है, और उस होल को मैनेज करने वाला कौन है? आइरिस। ठीक है, आइरिस मस्कुलर टिश्यू है, मसल सेल है, जो कि मैनेज कर रहा होता है पुपिल के साइज को। पुपिल का साइज को मैनेज करना क्यों जरूरी है? तो लाइट का अमाउंट को एंट्री देने के लिए कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करेगा आई में, वो सब कौन देख रहा होता है? आइरिस।
किसके थ्रू लाइट रेज जाता है हमारे आंख के अंदर, लेंस के पास, तो पुपिल के थ्रू जाता है। ठीक है। अच्छा, जब आदमी मरा जाता है तो उसके ऊपर एक और काम कर सकते हो, अगर तुमको नर्व सेल चेक करने नहीं आता, लगभग नर्व यहाँ का नहीं तो यहाँ का चेक करके बता दिया था, ठीक है, तो तुम एक टॉर्च मार दो उसके आंख के ऊपर, अगर जो वो जिंदा रहेगा तो ज्यादा लाइट गया तो क्या पुपिल का साइज छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बोलो, हो जाएगा। और अगर जो मरा हुआ रहे, अरे ज्यादा लाइट जाएगा तो पुपिल का साइज को छोटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, लेकिन अगर उसका साइज में कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखा, मतलब वो जा चुका है। समझ गए हैं? ठीक, इन्हें कि अभी ताजा ताजा मरा है 2 मिनट, उस टाइम कुछ देर के लिए जिंदा रहता है जी, ये सब काम करते रह जाता है आयरिस पुपिल। ठीक है, गोली मार के तुरंत चेक नहीं कर सकता है, गोली मार दिया, चेक कर दिया टॉर्च, अरे अभी तो बच लिया, मारो 3-4 गोली और। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में सारा लिख दे, टाइम कम है, हमको पावर ऑफ एकोमोडेशन बताना था। इसका जो भी पार्ट है लिखने वाला वो हम डायरेक्टली भेज देते हैं, क्या बोलता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन भी हमको आज ही खत्म करना था। एकोमोडेशन अभी है हमारे पास 5, 15, 20 मिनट, ठीक है, 6:30 बजने के लिए। अच्छा हाँ, एक चीज और, यहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, जहां पर सारा ऑप्टिक नर्व, हेलो, जहां पर सारा ऑप्टिक नर्व मिल रहा होता है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। वहां पर इमेज नहीं बन पाता, ठीक है, तो उसका कोई काम नहीं है, बस ब्लाइंड स्पॉट कभी किसी किसी किताब में लिख देता है, नहीं तो फिर नहीं भी लिखता। एनसीईआरटी का हमको ध्यान नहीं है कि लिखा हुआ है उसमें कि नहीं लिखा हुआ, ठीक है, एक बार देख लेना। ब्लाइंड स्पॉट क्या उसका कोई काम है? तो नहीं, वहां पर इमेज बनेगा नहीं। चलिए अब आते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन पे। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? तो पावर ऑफ एकोमोडेशन बात करता है आई लेंस की एबिलिटी पे। आई लेंस समझ रहे हो ना? कौन सा? ये वाला लेंस, इसके एबिलिटी पे बात कर रहा होता है। ठीक है, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ, टू इंक्रीज और डिक्रीज द फोकल लेंथ। ठीक है, आई लेंस का एक पावर है, आई लेंस के पास एक एबिलिटी है कि वो अपने आप का फोकल लेंथ बढ़ा या घटा सकता है। अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे ना, छोटा हो जा, ये मोटा हो जाता है, नहीं तो फिर नॉर्मल रहता है, तो ये थिन रहता है। थिन और थिक पे बात किए, ठीक है, तो थिन या थिक हो रहा है मतलब अपना शेप जो है वो, ये अपना साइज जो है वो बढ़ा घटा सकता है, अपना साइज बढ़ाएगा घटाएगा, जिसके वजह से उसका फोकल लेंथ चेंज हो सकता है। अब फोकल लेंथ अगर जो चेंज हो रहा है तो वो किसका, ये तुम्हारा एबिलिटी है, फोकल लेंथ चेंज करने की एबिलिटी किसके पास है? आई लेंस के पास है। उसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब देखो क्या होता है, ये फोकल लेंथ चेंज कैसे हो जाता है, तो क्या आई, ये तुम्हारा लेंस फॉर्मूला तुम लोग को याद है जी? चलिए अमन बताएगा लेंस फॉर्मूला क्या होता है। बस ये सब चीज भूलने वाला है, और सेट बी में तुम्हें लाज लगना चाहिए सब चीज से, लज्जा तो इतना आनी चाहिए कि 1 चम्मच पानी में डूब मरो, समझे? इधर देखो गधा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। क्या इमेज डिस्टेंस चेंज हो सकता है यहाँ पे? हेलो, इमेज डिस्टेंस किसको बोलेंगे जी? लेंस से लेकर के स्क्रीन तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इमेज। तो क्या आंख का लेंस वहीं पर रहेगा हमेशा और रेटिना भी वहीं पर रहेगा, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो हमेशा फिक्स रह जाएगा। तो क्या ये इमेज डिस्टेंस था? v मतलब क्या होता है? तो इमेज डिस्टेंस क्या हो गया? फिक्स। इमेज डिस्टेंस हो गया फिक्स। कभी ऑब्जेक्ट यहां रखाएगा, कभी यहां रखाएगा, कभी यहां रखाएगा, कभी यहां, कहीं भी रखा सकता। तो इमेज डिस्टेंस, ये u किसको बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है? चेंज कर सकता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो सकता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं वेरी। वेरी मतलब क्या होता है? चेंज होना, बदलना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदल सकता है और ये क्या रह जाएगा जी?
फिक्स। तो इन दोनों को जब घटाया जाएगा तो क्या ये भी बदलते रहेगा कि नहीं बदलते रहेगा, इस चीज को समझ रहे हो। जैसे कि यहां पर 1/2 लिख दिए या 1/20 लिख दिए, ठीक है। अब माइनस यहां एक बार 1/10 किए तो इसका कुछ और आंसर आया, मानो x1 f1 फोकल लेंथ है, चलो f1। यहां 1/10 लिख दिए तो f1 आ गया, 1/5 आ गया तो f2 हो जाएगा, 1/15 होगा फिर कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगा घट करके। मतलब कि ये फोकल लेंथ भी क्या हो रहा है जी, चेंज हो रहा है। फोकल लेंथ क्या हो रहा है, चेंज। अब फिर से समझते हैं इसको। v जो है वो बदल नहीं सकता, v तो हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन u जो है वो बदलते रहेगा। u क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट जो है आगे पीछे करेंगे तो बदलते रहेगा। तो किसको बदलना पड़ेगा, अगर जो u वेरी कर रहा है, u क्या हो रहा है, वेरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर जो वेरी हो रहा है और इमेज डिस्टेंस बोल रहा है कि हमको कोई मतलब नहीं है, तुम दो लोग अपना समझ लो कि तुमको कैसे क्या करना है, इमेज डिस्टेंस तो वहां पे ही ये इमेज तो वहां पे ही बनेगा, इमेज डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसके वजह से फोकल लेंथ को बदलना पड़ता है, अपने आप का अपने आप को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना पड़ता है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेरी कर जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा। लेंस और रेटिना के बीच को इमेज डिस्टेंस बोलो। हाँ, ऑप्टिकल सेंटर से या स्क्रीन के बीच में, ठीक है, या फिर ऑप्टिकल सेंटर से जहां पे इमेज बन रहा था उसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या समझ में आया है कि आई के पास एक एबिलिटी है टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। अब देखो क्या होगा, दो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं यहाँ पे आई लेंस का। जब ऑब्जेक्ट को दूर रखा गया हो, ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है जी, दूर रखा गया है, पैरेलल लाइट रेज आएगा। कैसा लाइट रेज आएगा, पैरेलल लाइट रेज आएगा और ये आराम से रेटिना के पास कन्वर्ज करके दे देगा। इसको क्या कर देगा, कन्वर्ज। कौन सा लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस। ये क्रिस्टलाइन लेंस का नेचर क्या है जी, तो कॉन्वेक्स है, ठीक है। हाँ, तो ये कॉन्वेक्स का काम क्या है, कन्वर्ज कर देना। कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है, कन्वर्ज कर देना। ये कन्वर्ज कर दिया, कन्वर्ज करना मतलब मोड़ देना, ये इधर मोड़ दिया, ठीक है। यही हमारा क्या है, रेटिना, ठीक है। अच्छा, यहाँ इसके ऊपर एक क्या रहता है, मसल रहता है। इसके ऊपर क्या रहता है, मसल रहता है। इस मसल के बारे में क्या कहना है, इस मसल के बारे में क्या कहना है। सिलियरी मसल जो है, सिलियरी मसल यहाँ पर क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा। जब भी हम दूर की चीजों को देखते हैं हमारी आंख पे कोई जोर नहीं पड़ता, सिलियरी मसल क्या रहेगा जी, रिलैक्स रहेगा। और यहाँ पे फोकल लेंथ के बारे में क्या कहना है, फोकल लेंथ इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, आई लेंस यहाँ पे रहेगा थिन, आई लेंस क्या रहेगा यहाँ पे, थिन रहेगा, ठीक है। यहां आ जाते हैं, इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट को रखा गया, पहला चीज फोकल लेंथ, दूसरा चीज पावर के बारे में बात किया जाए। यहां पर आई ये मसल जो है रिलैक्स है, रिलैक्स है मतलब थिन है। तो क्या इसके पास, आई के पास अभी पावर कम है, आई को ये कॉन्ट्रैक्ट, आई जो है मोटा होगा तब ना उसका लेंस मोटा, आई लेंस अगर जो मोटा होगा तो उसका क्या हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पावर इसका उतना नहीं बढ़ा, जिसके वजह से उसका लेंस का जो पावर है वो कम है। लेंस का पावर कम मतलब फोकल लेंथ ज्यादा। अब तुमको फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला याद करवा देते हैं। क्या होता है पावर का फॉर्मूला, 1/, पावर का फॉर्मूला क्या होता है जी, मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर पावर ज्यादा है तो फोकल लेंथ कम होगा। ऐसे 1 बटा करके लिखा हो रहता है तो उसको इनवर्सली बोलते हैं।
नहीं समझ रहे हो ओंकार, जैसे पी और ऐसे करके लिखल रहता, इस साइन को हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं, इस साइन को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। और अगर जो सामने सामने लिखा हुआ तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, और अगर जो ऐसे 1 बटा करके कोई चीज लिख दिया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलने लग जाता है। ठीक है, तो पावर जो है वो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जब भी इनवर्सली हो जाए कोई चीज तो एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरा घट जाएगा। पावर अगर जो बढ़ रहा है मतलब फोकल लेंथ घट रहा है, और पावर अगर जो घट रहा है तो फोकल लेंथ बढ़ रहा है। समझ रहे हो, तो ये चीज फील हो रहा है कि लेंस का जो पावर है यहां पर कम लग रहा है, और लेंस का पावर अगर जो कम लग रहा है तो फोकल लेंथ क्या होगा जी, ज्यादा यहां पर होगा। पावर यहां पर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, और फोकल लेंथ यहां पर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। कब, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा। ठीक है, इसी तरह से जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर ना होकर के, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर ना होकर के पास होता है तब क्या होता है, देखो तुम, ये कुछ कॉकरोच उकरोच जैसा नहीं लग रहा है किसी, ये तुम्हारा क्या है, रेटिना। तो ब्रेन का काम है ना, तुमको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी ब्रेन तुम्हारे सामने सीधा प्रस्तुत कर रहा है, वो उसका काम। यहां पर आ जाते हैं फिर से, ये देखो ऑब्जेक्ट यहां पर नजदीक में बना है, ऑब्जेक्ट कहां पे है जी, नजदीक में। तो क्या इस नजदीक में कोई चीज रहता है, नजदीक में अगर जो कोई चीज है बहुत ही छोटा चीज है तो उसका लाइट रेस देखो ऐसे जा रहा होगा, लाइट रेस ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, ये पहले से लाइट रेस डाइवर्ज होकर के जा रहा है। ठीक है, पहले से लाइट रेस क्या होके जा रहा है, अगर ये अपना असली पावर पे रहे जो कि थिन था, क्या था जी, थिन, पतला दुबला अगर जो रहेगा तो क्या ये ज्यादा लाइट रेस को बेंड नहीं कर पाएगा, इसका बेंडिंग जो है यहीं तक जाते हुए खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर जो ये पतला रह जाता तो ज्यादा बेंड नहीं कर पाता, पावर इसका कम रहता तो ज्यादा बेंड नहीं कर पाता, जिससे ये लाइट रेस जो पहले ही बंद हो जाएगा। और यही चीज होता है जी। ठीक है, जो डिफेक्ट होगा ना विजन में, दिखने में जो कमजोरी होता है, या तो रेटिना से पहले इमेज बन जाएगा या फिर रेटिना के पीछे इमेज बन रहा होगा। समझ गए, पावर जो है वो घट जाता है आई लेंस का, इसी की वजह से ऐसा खराबी होता है। तो यहां पर बन जाएगा इमेज, जिसके वजह से आंख साफ सुथरा इमेज नहीं देख पाएगा, ब्लर इमेज देखेगा। ठीक है, इसी के वजह से इस आई लेंस को क्या होना पड़ेगा, मोटा, आई लेंस को क्या होना पड़ेगा, मोटा होना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मोटा आई लेंस बना देते हैं, ये लो। अब ये जाकर के यहां मिल जाएगा, और ये जाकर के यहां मिल गया। ठीक है, ये यहां जाकर के मिल गया, इमेज बन गया। ठीक है, क्या यहां पे पावर आई लेंस का बढ़ गया, इसका मसल क्या हो गया जी, मसल इसका रिलैक्स रहा नहीं, मसल क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। मसल यहां पर क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब खिंचा गया। मसल क्या हो गया, यहाँ पे खिंचा गया। ठीक है, मसल खिंचा गया मतलब आई लेंस क्या हो गया, यहाँ पे आई लेंस हो गया यहाँ पे थिक, आई लेंस क्या हो गया यहाँ पे थिक, मोटा हो गया आई लेंस। ठीक है, मोटा आई लेंस होने का क्या मतलब है, पावर बढ़ जाना। पावर क्या हो जाना, अगर पावर बढ़ गया तो यहां फिर से आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के, पावर बढ़ गया तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहां पे लो फोकल लेंथ जो है वो घट गया, फोकल लेंथ घट गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो नजदीक था, ऑब्जेक्ट नियर बाई। अब एक चीज और बात कर लेते हैं, नियर बाई पॉइंट और एक फार पॉइंट होता है, नियर पॉइंट और फार पॉइंट होता है आंख के। क्या बचपन में बहुत बार ऐसा सुना होगा कि कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हम कोई चीज को रख करके देखते हैं तो हम लोगों को आसान आराम से दिखता है, आंख के ऊपर ज्यादा जोर नहीं पड़ता। इसीलिए मोबाइल वगैरह बारे में बताया जाता होगा घर में कि थोड़ा सा दूर रख करके चला, इतना पास रख करके मोबाइल को ना चला। पास भी रख करके चलाओगे तो तुम्हारा आई लेंस काम करेगा, लेकिन क्या ज्यादा समय तक सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर के रहेगा, अरे बोलो,
अगर तुम मोबाइल को पास लेके आ जाओगे, अब आंख का काम है तुमको साफ सुथरा दिखाना इमेज को, अगर इमेज साफ सुथरा दिखाना चाहेगा आई लेंस, मोबाइल तुम पास ला करके रखे हो, तो पास कोई चीज आता है तो कौन खिंचा जाता है? मसल। कौन मसल? सिलियरी मसल। सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर रखेगा। ज्यादा देर तक अगर जो कॉन्ट्रैक्ट होकर के रखेगा तो लॉन्ग रन में, मतलब कि 2 साल 5 साल 7 साल, ठीक है, वो डिपेंडिंग अपॉन न्यूट्रिएंट्स योर बॉडी इज गेटिंग, तुम्हारा बॉडी कितना न्यूट्रिएंट्स गेट कर रहा है, कि कितना न्यूट्रिएंट्स तुम्हारा बॉडी को मिल रहा है, ठीक है, इस मसल सेल को बनाए रखने में, ठीक है, उसके ऊपर। लेकिन 2 साल 5 साल 7 साल में क्या ये मसल खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या एक समय ऐसा आएगा कि जितना ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए मसल सेल्स को उतना नहीं करेगा, जिसके वजह से आई लेंस जो है वो मोटा नहीं हो पाएगा। आई लेंस मोटा नहीं होगा तो ज्यादा ये क्या बोलते हैं, जो अभी रेज यहां पे बना रहा है वो रेज यहीं बन जाएगा, रेज यहां बेंड होकर के यही बन जाएगा, जिसकी वजह से धुंधला दिखने लग जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि थोड़ा सा दूर रख करके मोबाइल का, और कम से कम कितना दूर? 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, कम से कम कितना दूर? 25। तो नियर पॉइंट क्या होता है आंख का? ध्यान में रखना, नियर पॉइंट क्या होता है आंख का? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से नजदीक भी अगर जो, हेलो, 25 सेंटीमीटर से अगर जो नजदीक भी तुम रखोगे तो दिख जाएगा, ठीक है, लेकिन वहां पर मसल जो है वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। नियर पॉइंट हो गया 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट क्या हो गया जी? फार पॉइंट मतलब हम लोग कहां तक देख सकते हैं? फार पॉइंट मतलब हम लोग कहां तक देख सकते हैं? तो हम लोग इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है? सर इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है, इन्फिनिटी क्या होता है तुमसे पूछे, बोला सर इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में मुझे तो खोजे नहीं होगा। मतलब क्या फार पॉइंट 1 करोड़ किलोमीटर तक हो सकता है? नहीं। हम एक चीज जब पढ़ा रहे थे ये लाइट, तो उस टाइम फोकस के बारे में बताए थे, या किसी भी चीज के बारे में बताए थे कि इन्फिनिटी किसको हम लोग बोल सकते हैं? अगर जो फोकल लेंथ किसी आई लेंस का 25 सेंटीमीटर, तो उसके लिए इन्फिनिटी 1 से 1.5 मीटर हो गया। अरे समझ रहे हैं? तो इन्फिनिटी क्या है? एक रिलेटिव चीज है। इन्फिनिटी क्या है? रिलेटिव चीज है, इट डिपेंड्स अपॉन अदर, ठीक है। ये इन्फिनिटी जो लिखा गया है इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 50 सेंटीमीटर की दूरी को, 1 मीटर की दूरी को, 10 मीटर की दूरी को, सबको क्या बोला जाएगा? इन्फिनिटी बोला जाएगा, ठीक है। इससे आपको जो समझ में आता है उतारिए, बाकी नोट्स तो हम सेंड कर ही देंगे। एक चीज हम चेक कर लेते हैं कि क्या कोई चीज छूटा तो नहीं है ना, जहां तक हमको पढ़ाना था। रेटिना, हाँ देखो एक चीज छूटा हुआ है, बताते हैं। दो चीज छूटा हुआ है, हाँ। एक चीज इसी के साथ नियर पॉइंट के साथ लिखा हुआ है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एक टर्म है। क्या क्या लिखा हुआ है जी? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इस चीज को समझ लो, ये टर्म क्या है? डिस्टिंक्ट विजन मतलब क्लियर विजन, डिस्टिंक्ट विजन मींस क्लियर विजन। लिस्ट डिस्टेंस मतलब कम से कम दूरी, कम से कम दूरी क्लियर विजन के लिए क्या चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर। सिर्फ और सिर्फ ये याद नहीं रखो कि नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, इसको दूसरे तरीके से भी तो लिखा जा सकता है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर के जगह पे क्या लिख दिया? डिस्टिंक्ट लिख दिया। समझ में आ गया यहां तक? चलिए, इसके बाद फिर एक चीज और छूटा हुआ है यहां पे। रेटिना जो है 2 अलग अलग सेल से बना हुआ, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। इसके बारे में 8वां में भी शायद पढ़ा होगा, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। रॉड सेल इसलिए, रॉड का स्ट्रक्चर कैसा होता है जी? सिलिंड्रिकल। रॉड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिलिंड्रिकल, ठीक है। तो एक सिलिंड्रिकल सेल है, उसको हम लोग क्या बोल दिए? रॉड सेल। सिलिंड्रिकल सेल है, रेटिना के पास एक सिलिंड्रिकल सेल है, उस सिलिंड्रिकल सेल को हम लोग क्या बोल दिए? रॉड सेल। और कोन जैसा स्ट्रक्चर भी है, कोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो उसके पास एक और सेल है, उस सेल का स्ट्रक्चर कैसा है? कोन जैसा, इसीलिए उस सेल को क्या बोलते हैं? कोन सेल, ठीक है। कैसा कैसा सेल है रेटिना के पास? रॉड्स एंड कोन्स। कोन का स्पेलिंग CONE मत लिख देना, रॉड्स एंड कोन्स। अच्छा, C4 क्या होता है?
कलर, C4 क्या होता है, कलर। तो कोन्स वाला जो सेल है वो क्या चीज देखेगा जी, क्या चीज सेंस करेगा, कलर सेंस करेगा। और रॉड वाला क्या सेंस करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट रेस कितना बिंड होकर के आ रहा है रेटिना पे, उसका इंटेंसिटी किसके कौन चेक करता है, रॉड्स। ठीक है, पशु पक्षी के पास ये रॉड सेल्स कम होता है, ठीक है, उसके वजह से उसको जब अंधेरा हो जाता है थोड़ा बहुत भी, ठीक है, तो उसको दिखना बंद हो जाता है, समझ गए, उसको ब्राइट लाइट चाहिए देखने के लिए। इसीलिए जो भी ये जानवर वगैरह ये घास खाने के लिए निकलते हैं 2 बजे और 3 बजे, वो लगभग 5:30 उस बजे उसको नहीं भी तुम लाना चाहेगा तो वहां से लौटना चालू कर देता है अपने आप, उसको समझ में आ जाता है कि अब चीजें हमको धीरे धीरे दिखना कम हो जाएगी, समझ गए, इस वजह से घर चलो, नहीं तो इधर हम भुला जाएंगे, उतना उसके पास भी सेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर ऑफ एकोमोडेशन हो जाता है खत्म। कल हम लोग शुरुआत करेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन से, और डिफेक्ट ऑफ विजन पूरा पूरा पढ़ लेंगे, कोई मिस मत करना ये पूरा लेक्चर, समझ गए, ये सब इंपॉर्टेंट ही है लगभग, अगर ज्यादा कुछ टफ नहीं आएगा इस चैप्टर में। लास्ट में 5 को क्वेश्चन करेंगे, उसमें 1-2 लड़ भी जाएगा क्वेश्चन का आंसर के साथ।